नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और हमेशा की तरह हम गांव किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट के माध्यम से खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए इस कार्यक्रम में। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि किसानों को भी समर्थ और समृद्ध बनाया जाए और इसीलिए सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार लगातार कई तरह के प्रयास कर रही है। ये कोशिशें किस तरह का रंग ला रही है और इससे जुड़े हुए किस तरह के अनुभव है हमारे किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों का, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। आइए देखते हैं। नमस्कार, डीडी किसान की टीम आज पहुंची है बेंगलुरु के हिसारगट्टा में, जहां IIHR द्वारा एक 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में हमने देखा कि युवाओं को जोड़ करके लोग प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं। प्रतिभागी किस तरह से भारत सरकार की तकनीकों को, भारत सरकार के स्कीम्स को लेकर के लाभ उठा रहे हैं और भारत सरकार की जो सोच है कि 2022 तक आय में दोगुना हो, इसी क्रम में मैं ये जानता हूँ मैं विद्यासागर जी से कि वो कृषि को एक उद्योग का रूप कैसे दे रहे हैं और इससे लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं और किसानों का कैसे हित दे पा रहे हैं। सर, ये जो कंपनी ऑर्बेल एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ कनेक्टेड विथ फार्मर्स। एक किसान के साथ ही है, जो किसान प्रोडक्शन करता है वो हम लेते हैं डायरेक्ट किसान से, तो किसान को अच्छा दाम मिलता है और उसको जो यील्ड ज़्यादा आने के लिए जो भी जानकारी चाहिए तो हम उसको इनपुट देंगे और भारत सरकार का जो भी स्कीम्स है हम उनको बता देंगे। जो ऐसा है, भारत सरकार का जो भी स्कीम आता है, नया स्कीम, हम किसान को बता देंगे तो उसका फ़ायदा भी होगा और जो भी वो प्रोडक्शन करता है हम डायरेक्ट उसके लेते हैं और अच्छा दाम देते हैं। जो रोजगार का सवाल है इसमें तो वो पैदा ही होता है नहीं है, जिसको भी काम सबको काम मिल जाएगा इसमें। और ये जो मेक इन इंडिया में ही चल रहा है, हम जो अभी ये किसान का जो प्रोडक्ट लेते हैं इसको हम स्नैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जो हेल्थी और ऑर्गेनिक रहता है। तो भारत सरकार की जो सोच है मेक इन इंडिया और इस तरह के स्कीम्स का लाभ ये लोगों को दे रहे हैं, इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का ही ये कर रहे हैं जिसमें ये किसानों का सारी प्रोडक्ट को बायबैक कर रहे हैं और उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं। तो इस पे मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है, हमको वो जो वैरायटी मिलता है वो वैरायटी बता देते हैं फार्मर को, ये जो वैरायटी लगा दो और उसको यील्ड जो ज़्यादा आता है वो हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। इसमें बीच का आदमी कोई नहीं रहता है, डायरेक्ट जो प्रोडक्शन होता है डायरेक्ट कंपनी को मिल जाता है, तो उसमें उसका कमीशन दूसरों को देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट पैसा मिलता है उसको। तो इसमें मुहिम में इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। श्रीहरि है। श्रीहरि जी, आपका स्वागत है। श्रीहरि जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपने इस ये में योगदान देते हैं और किसानों से आप किस तरह से जुड़ते हैं। ये जो प्रोडक्ट लेते हैं किसानों से, इसका दाम और द प्रोडक्ट जो रहता है, एवरीथिंग इज़ फाइन, अच्छी तरह से हम देते हैं। तो आपका कहना है कि जो उनसे जो आप अनाज या फसल लेते हैं उनका उचित दाम उनको देते हैं। तो ये है कि भारत सरकार की जो सोच है युवाओं को एग्री बिजनेस की तरफ ले आना, उसमें ना ही किसानों को माने ना कि किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि ऐसे युवाओं को जिसे आज रोज़गार की ज़रूरत है और सरकार में नौकरियां नहीं हैं, उनको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और जैसे भारत सरकार की जैसे मुद्रा लोन और स्टार्टअप और इस मेक इन इंडिया, इस तरह की जो स्कीम्स है, इनसे इन युवा हाथों को काम मिलेगा और नए लोगों को भी रोजगार का सृजन होगा। धन्यवाद। डीडी किसान से मैं अतनु टिकैत, अशोक कुमार कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की
हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और अब है हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें हम मधुमक्खी पालन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, किसान अगर चाहते हैं कि उनकी आमदनी को वो बढ़ाए तो इसके लिए खेती किसानी के साथ साथ बेहतर होगा कि वो संबद्ध क्षेत्रों से भी जुड़े और इसके लिए उनके पास कई तरह के विकल्प मौजूद है। गोपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और इसके अलावा मधुमक्खी पालन भी वो कर सकते हैं। तो आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन के कई तरह के फायदे हैं, जैसे कि इससे न सिर्फ खेती में आपकी उत्पादकता बढ़ती है बल्कि आपकी आमदनी भी काफी बढ़ सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। सहारनपुर के रहने वाले भाई अजय कुमार सैनी ने मधुमक्खी पालन कर अपनी आय को बढ़ाया, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया तथा सरकार के साथ मिलकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षण दिया। मैं जब पढ़ता था 1990 में बेसिक एग्रीकल्चर में, तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने कीट विज्ञान में पढ़ा था, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ तो हम लोगों ने उसमें रेशम कीट पालन, लाख और मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो तभी मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मधुमक्खी पालन को कुछ दूसरे देशों में जैसे मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी पालन शुरू किया है। तो मैं 2 बॉक्स लेकर के आया और 2 बॉक्स से मैंने शुरू किया। उद्यान विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1.5 महीने का और उसके बाद 2 बी हाइव से मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनसे मिला। तो पहले साल में ही लगभग हम लोगों ने 2 बी हाइव से करीब 40-45 किलो शहद निकाला, तो हौसला बढ़ा। तो मैंने अपने और साथियों को उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी पालन मैंने किया, तो इतना शहद निकला है। तो साथी लोग भी प्रेरित हुए। तो फिर हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग से संपर्क किया उत्तर प्रदेश से। तो DRDA के माध्यम से तब ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने 18-20 लोगों को इकट्ठा करके और परियोजना निदेशक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया मधुमक्खी पालन में। सभी लोगों ने उनमें से मधुमक्खी पालन शुरू किया। IRDP स्कीम में उनको 19 हज़ार का लोन मिला और ऐसे करके ये यात्रा चल पड़ी। 92 में ये शुरू हुआ। 94 में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे संस्थान का भ्रमण किया, तो हमें पूरे भारतवर्ष में उस समय कृषि मंत्रालय की योजना थी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हमारा चयन किया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तब से लगातार हम लोगों को प्रशिक्षित करते रहे और उसके बाद फिर नेशनल बी बोर्ड बना कृषि मंत्रालय का। नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है, नॉर्थ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही नेशनल बी बोर्ड के कार्यक्रम जब शुरू हुए तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किसानों का आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। तो जो मधुमक्खी पालक किसी भी राज्य के हों, भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य के हों, वो नेशनल बी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।
हैं हमारी वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। ये राज्यवार ट्रेनिंग होती है, स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने मुफ्त की है भारत सरकार के सहयोग से। जितने भी बी बॉक्सेस हैं, कॉम फाउंडेशन शीट है, जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयुक्त होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती और बल्कि दूर दूर से भी, दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारे यहाँ किसान मधुमक्खी पालक प्रशिक्षण लेने भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं। तो उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। 24 आवर्स हमारा मोबाइल भी खुला रहता है। किसी को मधुमक्खी पालन संबंधित कोई दिक्कत हो, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर रहते हैं और उसका निराकरण करते हैं। किसी के सामने बीमारी कोई आई है, कोई माइग्रेशन संबंधी दिक्कत है, तो इस तरह की सारी दिक्कतें हम लोग मधुमक्खी पालक की दूर करते हैं। अब जो नए किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीब भारत सरकार की जो योजना है उसमें 50 बॉक्स की जो एक यूनिट है वो 2,28,000 रुपये की कीमत होती है उसकी। उसमें 40% सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, 88,000 रुपये, और वो किसान के जो मधुमक्खी पालक है उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। और वो 2,28,000 रुपये का सामान मतलब 88,000 रुपये सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो जो बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट जमा करके वो 2,28,000 का प्रोजेक्ट से शुरू कर सकता है। और वैसे वाइबल यूनिट हम लोग मानते हैं कि लगभग 100 बॉक्सेस की होती है। तो इससे दूसरे साल में, क्योंकि मधुमक्खी के साथ जब शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ भी बढ़ती हैं, तो एक साल के बाद 100 बॉक्सेस हो जाते हैं। तो 100 बॉक्सेस से ये मानते हैं हम कि 2 लाख रुपए का फ़ायदा, 100 बॉक्स से 2 लाख रुपए का फ़ायदा किसान को सारे खर्चे निकाल करके हो जाता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमिनाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे कामयाब किसान की दास्तान लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर और उसके साथ ही वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती की, और इसके जरिए न सिर्फ उन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया, बल्कि आज वो औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं 99 में जब मेरे गांव आया और गांव पे आके देखा कि यहाँ पे खेती की बड़ी ही विहंगम तस्वीर है। लोगों के पास नॉलेज नहीं था, परंपरागत खेती कर रहे थे, वही बैलों से खेती हो रही थी, वही बैलों की चरस चलती थी और चरस से पानी पिलाते थे। इस सब को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अपने गांव में रह के अपने गांव में अपने परिवार की और अपनी ज़मीनों के साथ साथ अपने आसपास के छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों की भी मदद की जाए। हमने सबसे पहले देसी तकनीकों को हटाते हुए थोड़े से मैकेनाइजेशन पे गए, ट्रैक्टर ख़रीदा और उसके बाद हमने खेती स्टार्ट करी। धीरे धीरे वाटर मैनेजमेंट पे गए, पानी की पाइपलाइंस गाड़ी, स्प्रिंकलर सिस्टम पे गए, फुहारा पद्धति अपनाई, टपक सिंचाई अपनाई और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण अपनाया। हमें कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन के संपर्क में है। कृषि विज्ञान केंद्र के सतत संपर्क में आने के बाद में हमने उनसे थोड़ी बहुत तकनीकी जानकारियाँ ली और फसल विविधीकरण में क्रॉप पैटर्न को चेंज किया। सिंगल क्रॉप को लेके अलग अलग फसलें लगाना चालू करी। जैसे 20 हेक्टेयर ज़मीन थी, 5 हेक्टेयर में अरहर लगाया, 5 हेक्टेयर में सोयाबीन लगाया, 2-3 हेक्टेयर का उड़द लगाया, 2-3 हेक्टेयर का मक्का लगाया और इसके साथ साथ ही हमने बागवानी की फसलें भी अपनाई। बागवानी की फसलों में मैंने नींबू लगाया और नींबू के साथ साथ मैंने ट्रांसप्लांट मेथड से, धारवाड़ पद्धति से अरहर की फसल करी, TJT 501, और उसको मैंने रेजबेड तकनीक, मेड़ एवं नाली पद्धति से इसका ट्रांसप्लांटेशन करके और उसे लगाया और जिसका आधिकारिक उत्पादन फसल कटाई के आधार पर 42 क्विंटल 80 किलो प्रति हेक्टेयर तक गया है। साथ साथ मैंने 42 क्विंटल के साथ साथ उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में नींबू की फसल ली है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर मैंने 1,38,000 रुपये के नींबू बेचे हैं प्रथम वर्ष में, और मेरी 48 क्विंटल अरहर 1,60,000 रुपये की हुई, 4,000 के भाव से मैंने मंडी बेची है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे एक मुख्यतः फसल और है जिसे काबुली चना, डॉलर चना बोलते हैं, उसकी फसल पे गए हम लोग। उसमें 200 केजी हेक्टेयर का बीज डाल रहे थे,
लेकिन रेज बेड तकनीक अपनाने के बाद और चने की फसल को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लिया और ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद हमने चने की फसल ली, तो वहाँ पे जो 200 केजी डालने के बाद भी लोग 15 कुंटल पर हेक्टेयर का चना ले रहे थे, 20 कुंटल से ज़्यादा नहीं जा रहा था। हमने रेज बेड तकनीक पौधे से पौधे की दूरी को मेंटेन करते हुए, कतार से कतार की दूरी को मेंटेन करते हुए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हमने 20 कुंटल पर हेक्टेयर से लेके 40 कुंटल पर हेक्टेयर तक का उत्पादन पे ले गए हैं। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर कहीं ना कहीं हमने तकनीकी भी अपनाई, इसके अंदर हमारा बीज भी कम लगा, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। ड्रिप के थ्रू जो हम अननेसेसरी फर्टिलाइज़र, बिना बात का फर्टिलाइज़र खेतों में डालते थे और जो पौधे तक नहीं पहुंचता था, उससे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हमने पौधों तक उसको पूरा मैनेजमेंट किया, खाद की बचत करी। हमने इस तरीके से अपनी लागत मूल्य को घटाया। मैंने बागवानी पे गया, मैंने सूरजने के बगीचे लगाए हैं। सूरजने के बगीचे के साथ सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग, सूरजने के बगीचे के साथ सीजनल खीरा ककड़ी की फसल, सूरजने के बगीचे के साथ टमाटर लगा रहे हैं, ये इस पे अपनाया है। पशुधन के अंदर भैंसें हैं और गायें हैं, स्पेशली देसी गायें हैं, और देसी गायों को और भैंसों को पालने से हमारे खाद, देसी खाद जो कार्बनिक खाद है, उसके बारे में ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे को बाहर से खाद नहीं लाना पड़ रहा है, वो हमारे खेतों में डाल रहे हैं। तो हम लोग जैविक के साथ में फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इतनी मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ अपने खेतों के कार्बनिक मैन्योर को बनाए रख रहे हैं। इसके साथ साथ बकरी पालन पे गए, और किसानों के लिए बकरी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिस प्रकार से आप अगर किसी सोनार के पास में आप सोना या चांदी बेचने जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बकरी बेचते हैं तो आपको हाथ के हाथ कैश पैसा मिलता है। बकरी रखते हैं और बकरी सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, हर 6 महीने में 2 बच्चे देती है। तो किसानों का सोना चांदी बकरी है। हमने एक कम्युनिटी टाइप बना रखी है फार्मर्स की, जो आसपास में जो छोटे किसान हैं उन लोगों को भी हम लोग मिलके उनको मोटिवेट करते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का आप लाभ जरूर उठाएंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।